जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो भाई आप सभी। आपका स्वागत है अपने चैनल अभिषेक भारद्वाज में। और भाई आज मैं आपको करवाने वाला हूँ RWA के प्रैक्टिस सेट जो सर ने बुक अभी लॉन्च की है। उसमें इसमें हिंदी और जीके का मैं सेट करवाने वाला हूँ। हिंदी और जीके, ठीक है भाई। तो हम करते हैं स्टार्ट। और भाई जो आपका ये सीरीज है आपके परीक्षा के लिए भाई रामबाण साबित होने वाली है, आप देख लेना। क्योंकि अभी रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हो रहा है, हिंदी बिल्कुल इजी आ रही है, कुछ दो चार प्रश्न आ रहे हैं हार्ड साहित्य के, तो साहित्य के प्रश्नों पर थोड़ा ध्यान देना, अलंकार के प्रश्नों पर ध्यान देना और थोड़ा छंद के प्रश्नों पर आप ध्यान दे के चलना भाई, ठीक है। तो मित्रों करते हैं फिर स्टार्ट। तो क्या बोला है इसमें पहले प्रश्न में, देखिए पहले प्रश्न बोला है वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है। वाणी प्लस औचित्य, ई, यहाँ पे ई है बड़ी, यहाँ पे ओ है, ई, ये क्या होगा, यंड संधि हो गई। यंड संधि में क्या होता है, ये होगा भाई, ये तो होंगे ही नहीं। वाणी और चित्त, ऑप्शन से भी कर सकते हो। यहाँ ए लग रहा है, यहाँ यहाँ ये है ही नहीं, और यहाँ पे ये है, तो ये वाला आंसर आपका, ये वाला आंसर ठीक हो गया। प्रश्न नंबर 2 को चलते हैं। क्या है, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। अब इसमें कौन सा अलंकार होगा बताओ भैया। इसमें क्या है, सबसे पहले कैसे करेंगे आप आंसर बताइए, रोक के वीडियो कैसे भी आप रोक के बता दिया करना आंसर, उसके बाद बता रहा हूँ भाई मैं, आप रोक लिया करना वीडियो। अब तीन बेर खाती है वो तीन बेर खाती है, शब्द है भैया, दो बार रिपीट हुआ है। अब यहाँ तीन बेर खाती है वो तीन बेर खाती है, मतलब यहाँ तो बेर क्या है, फल का काम कर रहा है, जो बेरात में आने वाले हैं। और यहाँ तीन बेर खाती है, तीन बेर मतलब 3 बार खाना खा रही है, मतलब एक ही शब्द है और अर्थ क्या अलग अलग। तो कौन सा हो गया हमारा, यमक हो गया भैया, यमक अलंकार। किसका भाग है, शब्द अलंकार का भाग है। ठीक है भैया। अनुप्रास में क्या होता है, आवृत्ति होती है। रूपक में क्या होता है, बिल्कुल उस जैसी समानता दिखाई जाती है। अब श्लेष में क्या होता है, एक शब्द होता है और जो प्रसंग होता है उसी शब्द के कई अर्थ होते हैं। ठीक है। तो भाई चलते हैं मित्रों अब तीसरे नंबर प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न में क्या बोला है, योगदान में कौन सा समास है। अब योगदान आप अगर नहीं सोच पा रहे तो एक बार ऑप्शंस पर नजर मार लीजिए। पहला दे रखा है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययभाव। कर्मधारय और ये तो होंगे ही नहीं। इसमें एक विशेष होता है, एक विशेषण होता है। इसमें विशेष विशेषण तथा अर्थ किसी तीसरे पे जाता है। अव्यय में क्या होता है, एक अव्यय होता है। अव्यय तो कोई है नहीं भाई यहाँ पे, तो ये 3 ऑप्शन कट के भी क्या बचा, तत्पुरुष बचा। आंसर लगा के आगे चलो। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है। पत्थर को जोंक नहीं लगती, मुहावरे का सही अर्थ है। पत्थर को जोंक नहीं लगती। अब देखो, सबल का शोषण नहीं होता, हो सकता है भाई आंसर। मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, ये तो होगा ही नहीं भाई। दो धूर्तम प्राय टकराव टकरा भी तो कोई बात हो ही नहीं रही भाई यहाँ पे। हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी आंसर हो सकता है। अब फंस गए हम कितने, 2 ऑप्शनों में, क्योंकि यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी, क्योंकि भाई जोक लग रही है तो इसमें पत्थर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ सबल है, यहाँ शोषण की बात हो रही है, और यहाँ कोई प्रवाह की बात हो रही है। अब कौन सा आपको सही लगाना है। अब फंस गए भाई हम 2 ऑप्शन के बीच। अब कैसे निकलेंगे इससे। अब देखो, पत्थर को जोक, पत्थर क्या है, कोई सबल या शोषण वगैरह हो सकता है पत्थर का भाई, पत्थर का निर्जीव वस्तु है। क्या है, निर्जीव वस्तु है पत्थर, ऐसे सोच सकते हो आप। और ये क्या है, पत्थर भाई जैसा है वैसा ही रहता है, मतलब इसमें इस शोषण का नहीं आएगा भाई। सबल का शोषण, इसके लिए अलग है मुहावरा। इसका ये है, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पत्थर की हड्डी है भैया, ऐसा कि जैसा जोक लग जाए, कुछ लग जाए, उसका कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है जी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 देखिए, इसमें क्या है, गलती छांट रही है, त्रुटि छांटती है। किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। या डी ऑप्शन दे रहा है, कोई त्रुटि नहीं है। पढ़िए एक बार ध्यान से, किसी भी, ये भी ठीक है, न्यायालय ठीक है, दी गई गवाही ठीक है, जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो, ये भी ठीक है, तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जा। भैया कोई गलती नहीं है इसमें, भैया कोई गलती नहीं है, आंसर डी है इसका। ठीक है। और डी की भी आदत डाल लेना, आप कहीं भी गलती निकाल ही दोगे, क्योंकि बच्चा अगर गलती छांटने को बोल दिया तो गलती ढूंढने में लग जाएगा, चाहे उसे अपनी ओर से गलती की, चाहे उसे नंबर कटवाना पड़ जाए, तो गलती काट देगा। तो भाई कई प्रश्नों में ये भी आंसर होता है, कोई त्रुटि नहीं होती। ठीक है जी। अब चलते हैं हम आगे भैया, प्रश्न नंबर 6 की ओर। इसमें क्या बोल रही है नायिका, निस दिन बरसत नैन हमारे। इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है। निस दिन बरसत नैन हमारे। अब क्या भी उसके नैन बरस रहे हैं भैया निस दिन,
मतलब किसी की याद आ रही है भैया उसे, मतलब कोई जा रहा है उससे दूर, क्या हो रहा है, जा रहा है कोई दूर से, इसीलिए निशिदन बरसत नैन हमारे। भयानक तो होगा नहीं भाई, भयानक की तो बात हो ही नहीं रही। वीर भी नहीं होगा, वीर रस तो कोई है ही नहीं भैया, रो रही हो तो वही नैन बरसने वाली। वात्सल्य भी नहीं है, प्रेम भी नहीं आ रहा किसी से, वात्सल्य बना रहा हो तो भाई श्रृंगार है, श्रृंगार रस की बात हो रही है भैया। और श्रृंगार रस आपको पता होगा दो प्रकार का होता है भैया, एक वियोग और एक संयोग। भैया वियोग में आंसू आते हैं लोगों के, और संयोग में भैया खुशी होती है बहुत ज्यादा। तो भाई अब कौन सा आंसर होगा भैया। और जो श्रृंगार रस है उसे रसराज भी कहते हैं, तो आपको पता ही होगा, तो ये श्रृंगार रस होगा और वियोग वाला होगा आंसर। ठीक है भैया, तो चलते हैं हम आगे प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 7 की ओर, इसे देख लेते हैं। चौकी का तत्सम शब्द है, चौकी का तत्सम, अब कैसे ऑप्शन से करेंगे, जड़ चलिए ना ऑप्शन की ओर। चौकी के बाद चौपाया, अरे भैया चौपाया नहीं है तो तत्सम ऐसा होता है कोई यार। चतुष्पद, तो चार पदों वाला, ये भी नहीं होगा। चतुष्कोण की कोण बन रहा है कोई, चतुष्पादिका, हाँ ये है चतुष्पादिका है भैया, चार, चार उसकी चतुष्पादिका, चौकी, ये है, ये होगा आंसर, आंसर सी होगा इसका। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। खिड़की किस प्रकार का शब्द है भैया, खिड़की की ओर देखते हैं, खिड़की किस प्रकार का शब्द है। तद्भव है, विदेशज है, देशज है, संकर है, किस प्रकार का शब्द है भैया खिड़की। आपको पता है भैया, जो खिड़की है वो तद्भव तो है नहीं भैया, विदेशज भी नहीं है भैया भारत का, ये संकर भी नहीं है, दो शब्दों का निर्माण नहीं हुआ, ये क्या देशज है, खिड़की है गे, लोटा है गे, पगड़ी है गो, डोंगा है, कटोरा है गो, छप्पर है गो, ये क्या है भैया, ये काय के शब्द हैं, सब हमारे देश के शब्द हैं भैया, देशज हैं। अब एक प्रश्न और बेहतरीन आ गया भैया, मतलब एक प्रश्न इजी, एक हार्ड। लो भैया फिर से, अध का विलोम, मैं बता दूंगा इसमें, उसको साफ न दिख रहा हो, ये अध लिख रहा है, अध का विलोम क्या होगा। अध का विलोम पूर्ण हो गया क्या, अध माने आधा, पूर्ण माने पूर्ण, आप लगा के चले आओगे तेरह, चलो अपने घर। नहीं भैया, सोचिए एक बार, ये आंसर नहीं है इसका, ये आंसर नहीं है इसका, सोचिए क्या होगा इसका आंसर। अध का, अध का क्या होगा, पूर्ण होगा या समाप्त होगा या रिक्त होगा या ऊपरी होगा। भाई अध जब तत्सम में दे रखा है तो ऊपरी भी तत्सम पूछेगा, आंसर ऊपरी क्या होगा, ऊपरी, मतलब अध माने नीचे का भाग, ऊपरी माने ऊपर का भाग, जो कमर से ऊपर का भाग होता है ऊपरी, और कमर से नीचे का भाग होता है अध। ठीक है जी, समाप्त का होगा आरंभ, और रिक्त का होगा पूर्ण। ठीक है भाई, ये हो गया आपके। अब देखते हैं दूसर का पर्यायवाची क्या होगा। दूसर का पर्यायवाची आप लगाइए, सोचिए, खनक होगा, सदन होगा, बेसर होगा या गजबदन होगा। आंसर लगाइए आप सोच के अच्छे से, लगा दिया होगा आंसर आपने, मैं उम्मीद करता हूँ भाई आपको मालूम होगा इसका। तो भाई दूसर क्या होता है, दूसर बोलते हैं हम गधे को, किसको बोलते हैं भैया, गधे को बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, खरवी बोलते हैं, गहदा बोलते हैं, रासब बोलते हैं, गर्दब बोलते हैं, बेसर बोलते हैं, चक्रीवान बोलते हैं, और शंख वर्ण, शंख कर्ण भी बोलते हैं। हाँ शंख कर्ण, ये हार्ड है थोड़ा, इतना डीपली पूछेगा नहीं, शंख कर्ण भी बोलते हैं उसको, जो गधा होता है शंख कर्ण। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बेसर बोलते हैं तो बेसर हो जाएगा आंसर। चलते हैं भैया प्रश्न नंबर 11 की ओर हम। प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा है बाबा, प्रश्न नंबर 11 में पूछा है अंश और अंश। ये पता है स कौन सा है, तालव्य स है, और ये कौन सा है, ये कौन सा स है भाई, वर्तस्य स है। ठीक है, अंतर, और अंक की बिंदी यहाँ है, अंक की बिंदी यहाँ है, दोनों है, बस स का अंतर है। एक हो गया तालव्य, एक हो गया वर्तस्य स। अब इसमें पूछा है इसका सही युग्म कौन सा है, अब कैसे करेंगे। अंश तो पता है, ये तो आपको मालूम होगा, भाग होता है मतलब हिस्सा होता है। भाई ये तीन ऑप्शन तो कट गए भैया अपने आप ही। बी, अंश माने क्या होता है, कंधा होता है, ये हमें मालूम ना हो तो भी हम सवाल को कर देंगे, अगर एक भी मालूम है हमें पहले का ही तो भी हम सवाल को कर सकते हैं। दो की नॉलेज ना भी हो, ये होता है ऑप्शन से खेलने का फायदा, अगर आधी नॉलेज है आपको, एक की नॉलेज है तो भी आप लगा सकते हो ऑप्शन से खेल कर। ठीक है भाई, आप प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं हम। 12 में क्या बोला है भैया आपसे, प्रश्न नंबर 12 में बोला है मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। मैं खाना खा चुका था, भैया खाना खा चुका है, काम पूर्ण हो चुका है, तो ये भी यार संदिग्ध नहीं है, आसन्न नहीं है, सामान्य नहीं है, पूर्णभूति होगा ना, होगा भाई। ठीक है भाई, पूर्णभूत हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13 में क्या बोला है भैया, 13 में बोला है निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है भैया, कौन सा नहीं है। निर्देशक है, होता है निर्देशक, लाघव भी होता है, या उपदेशक है, ये कौन सा उपदेशक, उपदेशक नहीं सुना भाई हमने, ये नहीं होगा। आंसर इसका यही है भाई, ये तो होता है, ये भी होता है, पर ये नहीं होता भैया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है जी, आपको समझ में आ रहा होगा भाई।
आपको बता देता हूँ, जो निर्देशक होता है ये चिन्ह होता है ऐसा, लाघव होता है बिल्कुल गोल होता है, और जो विवरण वाला होता है ये वाला होता है, विवरण वाला, ये वाला। ओके सर, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। अब 14 में देखते हैं क्या बोला है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है भैया? अब देखिए कैसे करेंगे भाई। स्वतंत्र, ये तो भाई ठीक हो गए, नहीं तो साफ दिख रहा है ऐसे नहीं बनता। स्वातंत्र्य, 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 ये बोलने को राजी नहीं लग रहा, ये भी नहीं हो गया। तो यहाँ भी अंकी बिंदरी, यहाँ भी तेरा लग रहा है, और पूरा भी ये ऊपर से, भाई कैसे बोलोगे आप? नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है भैया आपका। स्वातंत्र्य ये तो गलत दिख रहा है ये बिल्कुल दिखने में। ये स्वाद तक तो ठीक था, यहाँ तक ठीक है, पर यहाँ में आधा त्रय आएगा, इसमें क्या आएगा? आधा त्रय आएगा इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन की हेल्प ले लिया करो थोड़ी सी, याता मत बनो इतने, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या बोला है ये आपसे? प्रश्न नंबर 15 में बोला है व्यक्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर। भाई जब उत्पत्ति हुई थी तो संज्ञा के भेद कितने थे भैया उसके आधार पर? अब इसमें कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, ये बड़ी दिक्कत की बात है। आप सोचोगे यार 5 या 3 या 6 या 2, क्या लगाऊं भैया आंसर में? क्या लगाऊं? फंस गए वहां पे। ये होते हैं हिंदी के फैक्ट, हिंदी के फैक्ट थोड़ा पढ़ लेना। सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं सबको देख जाने, जितने भी होते हैं अलंकार आपके, भूतकाल कितने प्रकार होते हैं, वर्तमान काल कितने होते हैं, भविष्य काल, सब इफेक्ट पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। या एक वीडियो ला दूंगा एग्जाम से पहले, 2 दिन पहले लाऊंगा पूरे हिंदी के फैक्ट वाली, ठीक है। तो भाई इसमें आपको बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, कोई नहीं। इसमें व्यक्ति के आधार पर आपके भेद होते हैं भैया, कितने? 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं भैया? 3 भेद होते हैं। एक व्यक्तिवाचक, उसके बाद एक जातिवाचक, और एक भाववाचक, ठीक है भैया। और जो एक्स्ट्रा बच के आपके, ये कौन सा बच गया? एक बच गया समूहवाचक, और एक बच गया द्रव्यमानवाचक। ये भैया जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इन्हें रख दिए जाते हैं, ठीक है भैया। इस बार टोटल हो जाएंगे 5, वैसे 3 है आपके, आंसर लगा देंगे हम 3, ठीक है भैया। अब चलें आगे, चलते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण कारक बहुवचन रूप बताइए। कर्ण कारक बहुवचन रूप, मतलब कर्ण कारक लगा होना चाहिए। कर्ण माने क्या होता है? किसी से काम करवाया जाता है, हम किसी से काम करते हैं। अब ये तो भाई बता दिया मैंने, रत्ना तो तुम तो कर ही दोगे अब तो यार। किन्हीं को, नहीं भाई, को की नहीं, की भी नहीं, का भी नहीं, से, किन्हीं से, क्या भैया? किन्हीं से होगा इसमें, ठीक है। ये आपको मालूम है ही भैया। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17। 17 में क्या बोला है? खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी, लास्ट में अगर ई की मात्रा आ रही है तो या लगा देते हैं, आपको नाम पढ़ा होगा खूंटियां। ये चाहे चंद्र बिंदु वाला भी आएगा इसमें भाई, क्या आएगा? चंद्र बिंदु भी आएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी लगा के तेज निकल लो भैया। अब आ गया भैया प्रश्न नंबर 18 है। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए भैया। ठठेरा, ठठेरा की वाइफ को क्या बोलते हो आप? पता है उसकी पत्नी को क्या बोलोगे आप? बताओ। ठठेरन बोलोगे, या ठठेरिनी बोलोगे, या ठठेरी बोलोगे, या ठठारी बोलोगे? सोचिए भाई, दिमाग लगाइए अपना। अरे भैया चलो बस सोचिए, आप थोड़ा सोचो भैया। ठठेरिनी नहीं होगा, ठठारी नहीं होगा, ठठेरी नहीं होगा, ठठेरिन होता है यार। जैसे हम पंडित हैं, पंडिताइन आएगी हमारी, ऐसा होता है भाई, ऐसे थोड़ी यार। अब देखते हैं भाई प्रश्न नंबर 19 के बारे में एक बार। तो इसका आंसर ए हो गया, ठठेरिन, ठीक है जी। अब 19 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? मतलब इसमें कौन से ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है भैया? ये देख लो। अब एक प्रश्न दे दिया और 4 लोगों के बारे में जानकारी मांग रहा है। इसी प्रकार के आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी जानकारी होगी। अब देखो भैया, किन किन को मिला है, किन किन को नहीं मिला है। भगवती चरण वर्मा को मिला है, पढ़ा होगा। अमृतलाल नागर को मिला है। जैनेन्द्र कुमार को भी मिला है, नाम पढ़े होंगे आपने। पर भैया मन्नू भंडारी को नहीं मिला। मन्नू भंडारी आपने पढ़ा होगा, इनको क्या मिला है? व्यास सम्मान मिला है 2008 में। एक कहानी यह भी है, इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था, पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है।
ओके मित्रों, तो चलें प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? भाव विलास और कौन सी? रस विलास। एक आ गया भाव और एक में आगे क्या आ गया? रस आ गया भैया। अब देख ले क्या होगा भैया। इसके कौन होंगे? भूषण होंगे, मतीराम होंगे, पद्माकर होंगे, देव होंगे भैया। अब इसकी ट्रिक भी बता दूंगा आपको मैं, पहले तो आप बताइए क्या है इसका आंसर है। देव या भूषण या पद्माकर या मतीराम। अब देखो, अगर मैं किसी देव की पूजा करने तो क्या चाहिए? पहले भाव चाहिए। अगर हम भाव भक्ति भाव से करते हैं तो भजन गाते हैं तो उसमें क्या आता है? हमें रस मतलब आनंद आता है। तो ये देव को क्या हो गया? भाव विलास और रस विलास किसकी है? देव की है। ठीक है, देव की अन्य रचना कौन सी है? प्रेम दीपिका। देव मतलब देव, अगर देवता है तो प्रेम भी होगा, उनसे तो पूजा कर रहे हैं। काव्य रसायन, रस की बात होगी, रसायन यहाँ भी आ गया। भवानी विलास, ठीक है। उसके बाद कुशल विलास आदि इत्यादि सबकी किसकी है? ये भैया देव की रचना है। अब प्रश्न नंबर 21 की ओर आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 में क्या बोला है? निम्न में से कौन सा कवि भारतेंद्र युगीन कवि नहीं है? मतलब भारतेंद्र युग था, अब उसमें कौन सा कवि उस टाइम का नहीं है, ये हमें बताना है प्रश्न नंबर 21 में। कौन सा नहीं है भैया? पहले तो आपको बता देता हूँ, जो भारतेंद्र युग है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पे रखा गया है। अब वो उनके टाइम पे कौन कौन से कवि इसमें युग में आते हैं और वो कौन सा नहीं आता है वो देखना है। बद्रीनारायण चौधरी आते हैं भैया, ठाकुर जगमोहन सिंह आते हैं भैया, पंडित अमृतादत्त व्यास ये भी आते हैं, और श्रीधर पाठक नहीं आते। पढ़ा पढ़ा सा नाम नहीं, छोटा सा नाम है, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं लग रहा यार मुझे, ये नहीं लग रहा। ठीक है, ये है। और अब और भी नाम बता देता हूँ आपको। प्रताप नारायण मिश्र भी आते हैं, अंबिका दत्त बताई दिया, बद्रीनारायण चौधरी बताया, प्रेम घन आदि ये आते हैं आपके भारतेंद्र युग में। ठीक है जी। अब प्रश्न नंबर आगे की ओर चलें, अब क्या आज्ञा हो तो चलते हैं भाई। अब प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं एक बार। प्रश्न नंबर 22 में क्या बोला है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? भैया अकर्मक, अकर्मक देखो कहाँ हुआ है। अब देखो, इसमें भी कर्म नहीं है, इसमें भी कर्म नहीं है, इसमें भी कर्म नहीं है, इसमें भी कर्म नहीं है। कर्म किसी में नहीं, पर क्रिया पूछिए कि अकर्मक क्रिया का प्रयोग किस में हुआ है भैया। लो, अब यहाँ फंसाने वाली चीज आ गई भैया, यहाँ फंसाने वाली चीज आ गई। अब बताइए, आप अच्छे से बताइए, सोच विचार करके बताइए क्या होता है भैया। देखो क्या होता है। सोता होता है मैं पाता हूँ, उसने पीटा उसने खाई। इसमें बताओ क्या है? मतलब अकर्मक वो होती है क्रिया जिसमें जो क्रिया का जो इफेक्ट है वो किससे पड़ता है? भैया कर्ता पे पड़ता है। सोता कौन है? मैं मैं पाता हूँ किसी चीज को, तो पाता हूँ भाई, किसी चीज पर पड़ रहा है फर्क। उसने खाई, अरे उसने खाई है भैया, क्या खाई है? मिठाई खाई है, मिठाई फर्क पड़ रहा है, वो खत्म हो रही मिठाई भाई। उसने पीटा, किसी और को पीटा होगा ना भाई, उसने तो पीट दिया, इसने तो, कर्ता ने तो किसको पीटा? किसी और को, किसी और फर्क पड़ रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा। सो रहा है तो कौन सो रहा है? ये खुद सो रहा है करता भैया। रो रहा है, कौन सो रहा है? रो रहा है, वो खुद खुद रोएगा। तो भैया आप ध्यान रखना, इसकी एक ही ट्रिक है अकर्मक और सकर्मक की। सकर्मक में क्या होता है? कर्ता पे फर्क नहीं पड़ता, कर्म पे पड़ता है। और अकर्मक में क्या होता है? कर्ता पर ही पूरा फर्क पड़ता है क्रिया का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। दो शब्दों में कहानी खत्म है यार। अब चलते हैं आगे। एक छंद में कितने चरण होते हैं भैया? एक छंद होता है, उसमें चरण कितने होते हैं? देख लो भैया, आप बताइए। फैक्ट, फिर से फैक्ट आ गया भैया। आपका पता होगा भैया, प्रत्येक छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं एक छंद में भाई। छंद होता है सब, मुख्यतः 4 चरण होते हैं, मुख्यतः 4 छंद होते हैं। ठीक है जी। क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया द्वारा होने वाले व्यापार का फल कर्म पर न पड़े करता पड़ता है, तो होते हैं कर्म क्या होते हैं? जिसमें क्या होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं भैया हम प्रश्न नंबर आगे की ओर। ठीक है, अब कुछ छंदों में भाई 6 भी होते हैं, जैसे छप्पे कुंडली आदि में 6 चरण होते हैं, पर मुख्यतः 4 होते हैं। मुख्यतः की बात हो रही है यहाँ पे भाई। ठीक है जी, मुख्यतः की बात हो रही है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था इसमें यार, क्योंकि यार 4 तो हर एक में नहीं होते, पर मुख्यतः 4 होते हैं, बाकी कुछ में 6 भी होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ, थोड़ा देखते हैं। ये तो आप कर लोगे। इसमें क्या है? वर्ण विच्छेद करना है, वर्ण तोड़ना है यार। कैसे तोड़ोगे? यहाँ क है और री है, क आधा हो जाएगा, रे ऋषि आ जाएगी, बन गई। प हो जाएगा आधा, प्लस अ हो जाएगा, ये रहा क रे प अ, ये बन जाएगा आंसर। यहाँ पूरा है, यहाँ पूरा है, यहाँ पूरा है, नहीं होगा आंसर। डी बन जाएगा। भगवान से बन जाएगा आंसर नंबर
डी बन जाएगा आंसर। चलते हैं भाई हम प्रश्न नंबर 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25 में क्या पूछा है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। भैया प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसकी भैया रचना है? ये किसके उसमें से ली गई है? किस कवि की पंक्ति है भैया? ये भैया रैदास जी की है। ये मैंने पढ़ाया था, शायद एक डाली थी वीडियो उसकी, कवि और उनकी रचना वगैरह साहित्य की, उसमें पढ़ाया था। रैदास की भैया है, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। प्रश्न नंबर 26 में हमें बोला क्या है, हमें वो एक बार देख लेते हैं। देख ले, निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है। अब इसमें किसकी बात होगी? समुदायवाचक। समुदाय होना चाहिए प्रत्येक, दूना, तीन या चार। दूना में क्या है? ये दूना कोई समुदाय लग रहा है? गिनती हो रही है दूना। प्रत्येक इसमें भी तीन, अरे चारों, हम चारों साथ हैं भैया, समुदाय है हमारा। जिसमें डी होगा आंसर, ठीक है। क्या होगा आंसर? डी होगा इसमें। प्रश्न नंबर 27 एक बार देख लेते हैं। 27 में क्या बोला है? निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें से असत्य कथन कौन सा है उसे आप देख लीजिए प्रश्न नंबर 27 में, ठीक है भाई। असत्य देखना है भाई हमें, असत्य कौन सा है। पढ़ते हैं एक एक ऑप्शन को। देखो, व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं। हाँ, आपको पता है। एक और दो आपके अघोष होते हैं, तीन चार पांच सघोष होते हैं। तो भाई हमारा ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक ही प्रश्न में पूरी वर्णमाला की जानकारी लेना चाह रहा है अगला आदमी। बस इसी बात को ध्यान रख लेना भाई, पढ़ लेना थ्योरी अच्छे से किताबों से। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं। हाँ भैया होते हैं, सही बात है तेरी भाई। समस्त स्वर सघोष ध्वनियां होती हैं। भैया ये भी सही बात है, सघोष ध्वनियां होती हैं। सभी विसर्ग सघोष होते हैं। ये यार, ये बात गलत है भाई। ये तेने बात गलत बोल दिया, दिल तोड़ दो भाई। ये आंसर हो जाएगा इसका भी। ये गलत है की बात है यार, ये गलत बात है इसकी भाई। आंसर डी हो गया हमारा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। 28 में क्या बोला है देख लेते हैं भाई एक बार। इसमें बोला है हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि क्या है? हिंदी अकादमी सलाहकार पुरस्कार की सम्मान राशि क्या है भैया? बताइए भैया, सोचिए, दिमाग लगाइए। कुछ प्रश्न ऐसे भी आएंगे भैया। सलाहकार, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान आपको बता देता हूँ। 1 लाख होगी यार, तो ज्यादा कम 3 लाख की चुना है। 3 लाख नहीं भाई, 50, ये तो बहुत कम है यार। ये 5 लाख राशि हुई, क्या होगी? 5 लाख। अब थोड़ा सलाहकार पढ़ लेते हैं इसके बारे में, कब इससे लागू दिया जा रहा है, प्रारंभ हुआ। ये हुआ 1800 नहीं भैया, 1986 से लेके 87 में। 1986-87 में स्टार्ट हुआ था। और पहला सलाहकार सम्मान किसे मिला बताऊं? डॉक्टर रामविलास शर्मा को प्रदान किया गया। ठीक है, इसको डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को प्रदान किया गया। ये भी आ सकता है प्रश्न, पहला किसे दिया गया। अब बढ़ते हैं भैया हम 29वें प्रश्न पर। 29 में क्या बोला है भैया आपसे? परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। परिवर्तन उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ लगते हैं? सबसे पहले तो ये आपको मालूम चाहिए, उपसर्ग आगे लगते हैं पीछे लगते हैं भैया? बताओ भाई, कमेंट में बताओ उपसर्ग कहाँ लगते हैं। उपसर्ग लगते हैं भैया आगे, और प्रत्यय लगते हैं पीछे भैया। पर प्लस वर्तन क्या हो जाएगा? परिवर्तन। अब पर, ये तो ऑप्शन सी हो जाएगा यार। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा, ये तो नहीं होंगे भाई, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं। 30 में क्या बोला है भैया? निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। मतलब इसमें यौगिक शब्द कौन सा है? पहचानिए भैया यौगिक। मुरलीधर, पंकज, पुस्तक, परम औषधि। पंकज तो नहीं होगा, मुरलीधर। मुरलीधर, और इसमें आपकी कंफ्यूजन हो रही परम औषधि, क्योंकि यौगिक में होते हैं दो शब्दों के जुड़ के एक शब्द बनता है हमारा इसमें, ठीक है भैया। अब भैया परम प्लस औषधि तो पूरा पूरा सही बन रहा है, मुझे ये ज्यादा ठीक लग रहा है भाई मेरे हिसाब से। परम औषधि मुझे ठीक लग रहा है भाई, क्योंकि दो सार्थक अर्थों शब्दों के मिल से बनते हैं आपके यौगिक शब्द, ठीक है। जैसे अब भाई मुझे तो आपका लग रहा है डी आंसर। आप बता देना, अगर कोई रीजन हो तो आप दे देना, ठीक है। 30 हो गया आपके प्रश्न। 8 और बच्चे में 8 और देख लेते हैं। हिंदी की आदि जननी कैसे कहते हैं? हिंदी की आदि जननी मतलब शुरुआती कहाँ से? आदि जननी, पहले की जननी कौन है? संस्कृत। क्या है भैया? संस्कृत आदि जननी भैया हिंदी की। अबे हिंदी का विकास कैसे हुआ है आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कौन सी भाषा थी आपकी? संस्कृत। संस्कृत के बाद किस चेंज होती, क्या इसमें चेंज हुई? पाली में। पाली से क्या बनी? प्राकृत। प्राकृत से क्या बनी? अपभ्रंश। अपभ्रंश से क्या बनी? हिंदी भैया। इस प्रकार का आपका क्रम चला आ रहा है, ठीक है ना।
अब देख लेते हैं हम प्रश्न नंबर 32 का क्या है। 32 का भैया, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ईश्वर तुम्हें सफल करे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। भैया ऐसे हम किसी से कहते हैं भाई ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, भगवान तुम्हारा भला करे भैया, भगवान तुम्हारा तुम्हें परीक्षा में पास करे भैया। ये क्या है भैया, हमारी क्या है, हमारी इच्छा है भैया, तुम पास हो जाओ भैया, अच्छे नंबर आनते। तो क्या है, हमारी ये इच्छा है भैया, क्या है हमारी इच्छा है। तो कौन से जाएंगे भैया, ये इच्छावाचक वाक्य है जाएंगे भैया। ठीक है भैया, तो चलें भैया 33वें पे चलते हैं। चलो चलो 33 चलते हैं भाई। 33वां का बोलो भैया, जाने बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है। कहा बिना पलक झपकाए, जो बिना पलक झपकाए आदमी रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, बता भैया। निष्पलक। आया बाजवा ठुक चल, निष्पलक आएगा, अब मौज आएगी भाई। भाई मैं करा भाई 37 37 38 38 करा के देखे, अरे निष्पलक यार आंसर तो ठीक लगा, निष्पलक पता है भाई, गोला गलत हो रहा है, पता ना कुछ गलत तो भाई, दिक्कत तो भाई है। भाई आप थोड़ा पढ़ लेना ऑप्शन आगे। निष्प्रह नहीं, निर्विकार नहीं, तो सीधा का सीधा देते आंसर नहीं है भाई। निर्निमेष भाई, तत्समय पूछेगा आपसे यार, कैसे सिंपल पूछेगा, क्या होगा इसका, निर्निमेष, निर्निमेष आंसर होगा इसका। ठीक है, आंसर नंबर सी होगा भाई, इसका ध्यान रखना भाई। ठीक है जी। अब गद्यांश आ गया, अब गद्यांश, गद्यांश को थोड़ा पढ़ लेते हैं उसके बाद, या पहले, और सबसे अब आपको तरीका बताता हूँ, गद्यांश आ जाए तो छोटा सा ये कर, तो वैसे पढ़ के हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले एक बार प्रश्न देखो, किससे रहित राज्य किस काम का है, किससे रहित राज्य किस काम का है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 34 को, किससे रहित, अपने प्रियजनों से रहित। देखो पहली लाइन में मिलेगा भैया आंसर, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का है, किसी काम का नहीं है भैया। तो आंसर क्या आ जाएगा, प्रियजनों से, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब क्या पूछा है दूसरे में, जगत का क्या अर्थ है, इसे तो आप ऐसे ही कर, जो जगत समाज होता है कि नहीं होता, देश होता है कि नहीं होता, प्रदेश होता है कि नहीं होता, क्या संसार से है भैया। एक बार इसमें ही पढ़ लेना, कहीं अलग दे रखा है उसमें, क्योंकि इसकी बात माननी है हमें। ठीक है, इसमें नहीं दे रखा संसार, किससे, संसार से है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर, निष्फल का आशय किससे, निष्फल, ये भी आपका ऐसे ही हो जाएगा भैया। निष्फल मतलब भैया अधूरा नहीं भाई, फलदायी नहीं भैया, सार्थक नहीं भैया, व्यर्थ से भी निष्फल का मतलब, एक क्वेश्चन तो छांटना पड़ा, बाकी आपके नॉलेज के आधार पे होते चले जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं भैया, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का क्या अर्थ है। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है, ये हमें इसमें देखना पड़ेगा। अब देखो पढ़ लेते हैं, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का, प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य का प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है, और वहीं उनमें फल भी लगाती है। भाई साहब इससे मतलब है आपके जीवन की बात हो रही है, जीवन से मतलब जीवन को सुखमय बनाने से, इसका मतलब भाई निकल के आ रहा है मेरे हिसाब से। हाँ ऑप्शन भी है भाई, जीवन को क्या सुखमय बनाना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा मेरे दोस्त। तो भाई अब चलते हैं हम सामान्य ज्ञान के ऊपर। किसके ऊपर भैया, सामान्य ज्ञान। क्या है भैया, सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान की बात आ गई है तो थोड़ा कमर कस लीजिए और थोड़ा एक गिलास पानी पी लीजिए, क्योंकि थोड़े प्रश्न अच्छे हैं भैया। और गहरी सांस ले लीजिए और बड़े शांति से पढ़िए भाई। आप लोग क्या करते हो, यूट्यूब पे वगैरह पे पढ़ते हो, स्पीड कर लेंगे 2x, हाँ कर लो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। जब कोई चीज़ याद ना हो ना तो उसे आराम से शांति से, भाई दिमाग है आपका, कोई मशीन नहीं है, शांति से लिख के आराम से, कोई चीज़ नहीं आ रही समझो उसे अच्छे से, उसके बाद करा करो क्वेश्चन को। ठीक है, अब जैसे पहला प्रश्न आपको दे रखा है, पढ़ते हैं 38वां प्रश्न, छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश ऑप्शन है पहला, पहला उत्तर प्रदेश दे रखा है, दूसरा दे रखा है राजस्थान, तीसरा दे रखा है कर्नाटक और डी दे रखा है आंध्र प्रदेश। तो भैया क्या आंसर होगा इसका, भैया आपको बता देता हूँ, एक छोटे भाई बहन मान के एक ट्रिक याद कर लेना भाई। उत्तर प्रदेश का एग्जाम में पता है, अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में हो ना
तो ठोक, अगर ना आंसर मालूम हो तब की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं आंसर अगर आंध्र प्रदेश है तो आप ठोके उत्तर प्रदेश नहीं। जब आपको नहीं पता और थोड़ी लैंग्वेज दे रखी कॉम्प्लिकेटेड तो उत्तर प्रदेश ठीक ठोके आना भाई। आपके 90% चांस रहेंगे उस प्रश्न को ठीक होने के। ठीक है, चीज फैक्ट है भैया, मैंने तैयारी कर रखी लाला। ठीक है, तो भाई तो इसका क्या आंसर होगा? इसका इसका तो आंसर भैया उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, अब थोड़ी इसके बारे में जान लेते हैं। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अभियान शुरू किया है। ठीक है भैया, जानना कुछ है ही नहीं, ये मतलब हर बच्चे को एक हर अधिकार मिलेगा इसमें, और कोई बात इसमें है नहीं ऐसी जानने वाली, इसे आप ध्यान रख लेना। प्रश्न नंबर 39 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 में क्या बोला है? बुक द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रन, ये भाई किसके द्वारा लिखी गई है? आपको पता होगा, मेघना राय द्वारा या करुणा बंधन द्वारा या नीलम पटेल द्वारा, रूपा बाई द्वारा। द योगा सूत्रास बोल रहे हैं, ये किसके द्वारा लिखी है? रूपा द्वारा। आप इसकी ट्रिक बना लीजिए भाई, जब हम योगा करते हैं तो हमारा क्या होता है? रूप सुधर जाता है हमारा भाई, हमारी रूप बनावट सुधर जाती है, हम ठीक लगने लगते हैं। ठीक है भाई, और ये कौन है? एक भारतीय लेखक है भैया, अच्छी खासी लेखक है, रूपा पहल के मतलब लेने ने प्रश्न आ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम, अब चलते हैं भाई कहाँ पे? ये हाँ, जो ये नीलम पटेल दे रखा है ना, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है अच्छी खासी, बर्निंग इट डाउन। ठीक है, कौन सी? बर्निंग इट डाउन, ये पुस्तक उन्होंने लिखी नीलम पटेल द्वारा। प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक 2023 हेरिटेज अवार्ड्स में भारत के कितने स्थलों को सम्मानित किया गया है? अब भैया प्रश्न आ गया थोड़ा अच्छा सा भैया, अब सोचिए और बताइए आंसर। कितनी साइड थी भैया आपकी? आपको बता देता हूँ, 6 साइड थी। कितनी थी? 6 साइड थी। और भाई आप अपना स्कोर बताना मुझे, कितने आप कर पाए हिंदी में? 37 में से कितने आए आपके? एक्स या वाई संख्या मान लेना। उसके बाद 38 की जी की चल रही है, 38 में से कितने आए आपके? एक्स या वाई संख्याएं, नहीं संख्या मानना, वो एक्स मानना। ठीक है, कौन से? ठीक है भाई, कितने प्रश्न आए बताना मुझे आप। कितने को मिला इसमें? 6 को। कितने को? 6 स्थलों को सम्मानित किया गया है भैया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर किसकी ओर? 41 की ओर। क्या की ओर भैया? 41 की ओर। और बताऊं कौन कौन से हैं? चलो बता देता हूँ आपको। एक तो भैया, अरे सीधा हो जाओ, किसको मिला है? आपका रामबाग गेट और प्राचीर, कहाँ पे है ये? पंजाब में। दूसरा, कर्णकार मंडपम कोरम्बल भगवती मंदिर केरल में। तीसरा, पीपल हवेली पंजाब। चौथा, चर्च ऑफ एपिफेनी हरियाणा। पांचवा, डेविस सैसून लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम मुंबई। छठवां, बीकानेर हाउस, ये नई दिल्ली में। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अब चलते हैं भैया हम किसकी ओर? 41 की ओर। प्रश्न नंबर 41 में देख लेते हैं क्या है टाइम। अरे भाई, प्रश्न नंबर 41 को देख लेते हैं, इसमें क्या बोला है? आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? हॉल ऑफ फेम में शामिल भारतीय क्रिकेटर में कौन बनी? करुणा जैन, मिताली राज, वेद कृष्णमूर्ति, डायना एल्डोजली। अब भाई आपने सोचोगे यार ये भी नाम पढ़ा हुआ नहीं लग रहा, नहीं ये पढ़ा हुआ लग रहा, नहीं पढ़ा आप, अरे मिताली राज। चलो चलते हैं ठोक के, थोड़ा रुकना भाई, एक जगह में पागल नहीं, थोड़ा आपका पढ़ा होना चाहिए भैया। इसमें बताऊं कौन सा आंसर? डायना एडल्ट है, डायना एडल्ट ये है इसका आंसर, न कि आपका मिताली राज वगैरह आंसर होगा। ठीक है ना, तो आंसर क्या है? नीचे वाले। ठीक है, इनके अलावा वीरेंद्र सहवाग भारत और अरविंदर डिसिल्वा श्रीलंका को भी सम्मान दिया गया था। ठीक है भैया, इनके अलावा इनको मिला था। और अब कौन है ये? डायना एडल्ट है। लो भाई, बहुत हार्ड प्रश्न आ गया आपके सामने, 42 में बहुत ही कठिन प्रश्न। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखो दिवस का आया था ना भी रेडियो ऑपरेटर में, उत्तर प्रदेश दिवस भी आया था ना प्रश्न। ये बेटा ऐसे रिपीट होते हैं, एक प्रश्न इस सेट में से उठाएगा, एक अगले में से उठाएगा, एक अगले में से ऐसे ही डाल देगा एग्जामिनर। वो मेहनत नहीं करना चाहता भैया। ठीक है, वो ऐसे ही देखता है, यूट्यूब पे भी देखेगा, यहाँ भी देखेगा। प्रैक्टिस ज्यादातर वो ऑफलाइन वाले प्रैक्टिस सेट से उठाता है, क्योंकि पता है किताब बच्चे बहुत कम पढ़ रहे हैं आज के टाइम में, सारे बच्चे ऑनलाइन घुसे हुए हैं। तो भैया मैं तो देता हूँ किताबों को। ठीक है, क्या है इसका आंसर भैया? 24 जनवरी इसका आंसर होगा, आपको पता होना चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि भैया इसी दिन इसका संयुक्त प्रांत से नाम क्या हुआ था? चेंज हुआ था। कब हुआ था? 1950 को। ठीक है भैया, और भैया उत्तर प्रदेश दिवस है भैया, ये 2018 से लगातार बनता हुआ आ रहा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब आ गया आपके सामने एक प्रश्न, 43वां। अब इस प्रश्न में आपको बताएंगे हम ट्रिक, बहुत ही
बेहतरीन वाली। इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहले तो सुमेलित वाले देख लें कौन सा सुमेलित नहीं है। महावीर स्वामी अभयारण्य ललितपुर, ठीक है जी। लाख बहोसी, लाख बहोसी कन्नौज, ठीक है जी। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य बलरामपुर है या कहाँ पे भैया, क्या भी बलरामपुर में है, वो तो ना लग रहा बलरामपुर में भैया। ये इसे थोड़ा रोक लेते हैं, बलरामपुर नहीं है। इसका आंसर ये अभी रुकना आप। रानीपुर वन्यजीव चित्रकूट, ठीक है। अब इसकी ट्रिक बताऊँ आपको अच्छी सी, मजा आ जाए जब कहना मेरे से। महावीर स्वामी, मतलब महावीर स्वामी कौन थे, एक महान इंसान थे भाई। इनको देखने के लिए लोग क्या रहते थे, लालित रहते थे, मतलब लालित रहते थे कब इनसे मिले हम, कब दर्शन होता है वो ललित पर। अगर भाई एक घर में लाखों की चोरी होगी तो क्या हो गया, बेहोश हो गया। एक घर में लाखों की चोरी होने से जो मकान का मालिक था वो बेहोश हो गया, और चोर था उसकी क्या आ गई, मौज आ गई। ये क्या हो गया, कन्नौज, ठीक है जी। अब किशनपुर का क्या होता है, एक किसान है, किसान आदमी, इसका होता है लखीमपुर खीरी। किसान आदमी अगर खेत में से काम करके आता है तो उसे कितनी भी खीर दे दो वो खा जाएगा। क्या खाएगा वो, खीर खाएगा कि भैया, क्योंकि खेत में काम करके आ रहा है किसान। और घर में पोहे भैंस वगैरह होंगे तो क्या खाएगा, दूध की खीर खाएगा। अगर किसी बिजनेसमैन को दे दोगे खीर खाने को, उस पर एक चम्मच भी निकलेगी, क्या है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। अब भैया डी को देख लेना, डी की क्या ट्रिक है, रानीपुर वन्यजीव। भाई रानी है, कोई रानी है भैया देश की, अगर उसका किसी ने चित्र अगर बना दिया बेकार रानी का, तो क्या कर देंगे, वो कूट देंगे भैया, क्या कर देंगे, कूट देंगे। तो चित्रकूट हो गया इसका आंसर, ठीक है जी। इस पर ट्रिक बनाया करो, थोड़ा सोचा करो यार, बैठ के आराम से बन जाएंगे ट्रिक। क्योंकि भाई कोई चीज हमें कहानी की तरह इंटरेस्टिंग फनी वे में हमें जल्दी याद होती है। तो प्रश्न नंबर 44 को हम देख लेते हैं भैया। 44 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा स्थित है भैया बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्या रोपड़ है का भैया, ये बताना, क्या रोपड़ है या मांडा है या बनावली या हुलासा है। अब ये कौन सा स्थित है इसमें, बताइए भैया, बताइए भैया भैया, बताओ भाई। भैया इसमें क्या है? हुलास है, हुलास उत्तर प्रदेश में, मांडा जम्मू कश्मीर में है, बनावली हरियाणा में है। अब आप रोपड़ आप बता दीजिए कहाँ पे भैया, बताओ रोपड़। अरे भैया रोपड़ पंजाब में भैया, रोपड़ खोखड़ पंजाब में है, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 45 की ओर। प्रश्न नंबर 45 की ओर, 45 में क्या बोला है, ये भी देखो आया हुआ प्रश्न है भैया। इसमें रेडियो ऑपरेटर में थोड़ा घुमा फिरा के पूछा था बस, और कुछ नहीं, घुमा फिरा के नहीं, 2 बार आया है। अब देखो कैसे आया प्रश्न है। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। उसने पूछा था कि उत्तर प्रदेश में कौन सा मंदिर है, ये पूछा था। क्या पूछा था, किस जिले में उत्तर प्रदेश में, ये पूछा था, ठीक है। तो भाई बता देता हूँ आपको इसका आंसर, इसका आंसर होगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये उत्तर प्रदेश का फेमस मंदिर है। और भैया गुप्त काल का मंदिर है ये, ठीक है भैया। और ये भी आया था कि किस देवता को समर्पित है। भाई इसी मतलब देवगढ़ से 2-3 प्रश्न पूछे थे, अलग अलग शिफ्ट में है, ठीक है, घुमा फिरा कर। तो आपको बता देता हूँ कहाँ पर है ये, ललितपुर में है भाई। देवता है लालित, दर्शन के लिए हम लालित रहते हैं। तो ये भी 10 दशावतार मंदिर कहाँ पे, ललितपुर में है भैया। और ये किस नदी किनारे, ये पूछ सकता है, ये बेतवा नदी के किनारे भैया, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर हम। उत्तर प्रदेश में से एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इस नहीं का ध्यान रख लेना, वहां ये नहीं दिखता नहीं है पेपर में, इस पे गोला कर दिया करना नहीं पे, हाँ भाई ऐसे गोला करके जब आंसर सॉल्व करना, नहीं दे रखा है तो उस पर गोला कर दो बिल्कुल अलग से, नहीं देख लेना, ना आप सही वाले लगा के चले जाओ, ठीक है ना। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई, बताओ भैया इसका आंसर होगा क्या। बागपत होगा, भागवत में लकड़ी खिलौने बनते हैं, अमेठी मूंज के उत्पाद, आगरा में चमड़ा उद्योग, गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड कपड़े। आप बताओ क्या इसका सही सुमेलित नहीं होगा, कौन सा इसका। भैया भागवत में कब बनाने लगे लकड़ी खिलौने, लकड़ी खिलौने, यार ये तो गलत दे दिया इसने, पहले ही गलत दे दिया इस बंदे ने, पहले गलत दे दिया, पहला ही ऑप्शन इसने गलत कर दिया। भैया लकड़ी खिलौने चित्रकूट के चित्र में बनते हैं, न कि भागवत में। भागवत में क्या बनता है, होम फर्निशिंग गुड्स बनता है। अमेठी में क्या बनता है, मूंज के उत्पाद, सही बात है। आगरा में, आगरा में क्या बनते हैं भैया, आगरा में बनते तुम्हारे चमड़े के उत्पाद, कहाँ पे, आगरा में। आगरा और कानपुर चमड़ा उद्योग है ना वहाँ के लिए फेमस, तो आगरा चाहिए। गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड कपड़े, कपड़े बनते हैं, हाँ कपड़ा बनाते हैं ना, बने रेडीमेड, ठीक है भाई। अब प्रश्न नंबर 47 की ओर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 47 में क्या बोला है, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ तथा जो बनारस घराने से संबंधित
थे भैया। बहुत फेमस हस्ती है भाई। तो बहुत फेमस हस्ती का नाम पूछे, इसका तो आंसर आपको मालूम होना चाहिए भाई मेरे। ऑप्शन पहला का है अल्लाह रखा खान, अहमद जान थिरकरवा, शिव कुमार शर्मा, पंडित किशन महाराज। पंडित किशन महाराज क्या इसका आंसर होगा भैया? मेरे हिसाब से इसका आंसर है डी भाई, पंडित किशन महाराज है ये। ठीक है। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं इन औरों के बारे में भी थोड़ा बहुत, या पहले इन्हीं के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं। बनारस घराने से संबंध है, तबला वादक हैं, ये मैंने बता ही दिया है। वाराणसी में इनका जन्म हुआ है, कबीर चौरा मोहल्ले में। ठीक है। जन्म कब हुआ था? 1923 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु कब हुई है? हुई है नहीं हुई है? भैया ये हमें पता नहीं, मृत्यु का तो नहीं पता भाई हमें। पर ये जरूर याद रखना कि इन्हें पद्म विभूषण कब मिला है? 2002 में मिला है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि इन्हें पद्म विभूषण कब मिला है? 2002 में मिला है। आप प्रश्न नंबर 48 की ओर चलते हैं भैया। 48 में क्या पूछा है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? बताओ कौन सा मनाया जाता है? बताओ भैया। विशु है, फूलदेई है, ढोल जात्रा है, नुआखाई है। कौन सा बनाया जाता है प्रश्न नंबर 48 में? बताइए। उत्तराखंड में क्या मिलते हैं? फूल दी यार, फूल मिलते हैं। हाँ भाई, फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। ठीक है भाई, क्या मिलते हैं? फूल मिलते हैं, फूलों की घाटी है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है भाई। और नुआखाई, ये बहुत प्रश्न आता है, नुआखाई क्या है भैया? ये फसल सब ये कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। और विशु कहाँ मनाया जाता है? ये भैया केरल में मनाया जाता है। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। इसमें क्या पूछा है 49 में भैया? विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? विधान चंद्र राय बताओ किस विषय में दिया जाता है? विधान चंद्र राय आपको कानून में दिया जाता है, वास्तुकला में दिया जाता है, खेल में या चिकित्सा में, किस में दिया जाता है? सोचिए, आराम से सोच के बताइए। आपको बता देता हूँ भैया, चिकित्सा में दिया जाता है। किसमें? चिकित्सा में दिया जाता है भाई। भाई 44 41 मिनट की वीडियो बन चुकी है, और ये बाप रे। तो भाई आगे थोड़ा खींचते के चलते हैं भाई, थोड़ा सा ना स्पीड बढ़ा के चलते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 19 ईयर कट रहा है भाई। अब एक कट रहा है, आप बताइए क्या हो सकता है इसमें पीछे? 29 जून को पीसी महानवर की जयंती पर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? क्या बनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस। क्या बनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस। इसका आंसर हो गया हमारा डी। 29 जून है यहाँ पे, पीछे क्या लग रही है? जून लग रही है पीछे। ठीक है। अब आ गया एक क्या, हमारा बताइए, सीरिया की राजधानी क्या होगी हमारी? सीरिया की राजधानी क्या होगी? एलेप्पो होगी, होम्स होगी, हमा होगी, दमिश्क दमिश्क होगी भाई। सीरिया की राजधानी क्या होगी? दमिश्क होगी सीरिया की राजधानी। ठीक है जी। अब उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 52 पे। गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं? ऊपरकोट बुद्ध गुफाएं कहाँ पे हैं भैया? ये आपके जूनागढ़ में होंगी। कहाँ पे होंगी? जूनागढ़ में होंगी। ऊपरकोट बुद्ध गुफाएं कहाँ पे हैं? जूनागढ़ में। ठीक है जी। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 53 पे। निम्न में से कौन सा देश सार्क संगठन सदस्य नहीं है? सार्क का संगठन कौन है? मुख्यालय काठमांडू नेपाल में, आपको पता है। भूटान है, चीन है, नहीं ये, अरे यार चीन होगा क्या? मुझे तो नहीं लग रहा भाई चीन होगा। आप बताइए, चीन नहीं होगा भाई। नेपाल और पाकिस्तान होंगे, ये हैं। चीन नहीं है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में, बता दिया चीन का। ठीक है। ये आपको पता है, ये सारी चीजें पता है। 8 देश इसके सदस्य हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 54 की तरफ। 54 में क्या बोला है? केरल का निम्न में से कौन सा कला कला यूनेस्को में मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है? बताओ जी। 54 का बताओ। 54 का पूरा प्रश्न आपको पढ़ देता हूं मैं एक बार। 54 में लिख क्या रखा है इन्होंने पूरा प्रश्न। एक सेकंड रुकिए, आपको बता देता हूँ। केरल में निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है? कौन सा शामिल है भैया? 54 नंबर प्रश्न आपके सामने है, और आंसर सोच के बताइए क्योंकि फेमस प्रश्न है, अच्छा खासा प्रश्न है। थयोम है, जगकुतु है, त्रिकाली है, कुटियाट्टम है। कुटियाट्टम भैया, कुटियाट्टम है इसका आंसर। क्या है? कुटियाट्टम। आंसर नंबर बी है इसका आंसर। ठीक है जी। ये तो आपको पता ही होगा यार। भीम का पूर्ण रूप का है। भीम का पूर्ण रूप मोदी ने लॉन्च किया था, मोदी जी ने। बताओ क्या है इसका? ये तो पता होगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 56 में बताइए, भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल पर किस देश? भाई जीएसटी तो हर हर शिफ्ट में आ रहा है प्रश्न में, रेडियो ऑपरेटर में। आपके यूपी कांस्टेबल में तो आना ही आना है। इसके मॉडल में से देख, उठ रहे मॉडल भाई, उठ रहे हैं मॉडल में से प्रश्न। कहाँ से है? कनाडा के से है। ठीक है भाई, कनाडा के से है।
अब देखते हैं, आपको पता होगा 1/2017 को लागू हुआ था भारत में, 101वां संविधान वो था, संशोधन था, तो आपको सब मालूम होंगी चीजें। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। और माही नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? थार है, मध्य प्रदेश में। माही नदी खंबादी खाड़ी और सारण में गिरती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब 57 की बात होगी। अब प्रश्न नंबर 58 को देख लेते हैं। गेहूं की अच्छी खेती हेतु निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक होता है? मतलब किस परिस्थिति में हमारा गेहूं अच्छा होगा भैया, अच्छे तरीके से हमारा गेहूं होगा, उसकी इसमें बात हो रही है। इसमें क्या है भैया, इसमें पता क्या है, इसमें एक तो मध्यम तुम्हारा ताप होना चाहिए। भारी वर्षा, अरे नहीं यार, भारी वर्षा नहीं होगी भाई। मध्यम ताप था, मध्यम वर्षा, मध्यम मतलब मीडियम चीज हो, तुम्हारे गेहूं अच्छे होते हैं खेत में, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 देखिए, 59 देखिए भाई, प्रश्न नंबर, पता ही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों में से कई युग में है? मतलब ऐसा कौन सा है जो नेपाल के पड़ोसी राज्यों के युग में, कौन सा है ऐसे बताइए आप। सिक्किम हरियाणा होगा? सिक्किम तो लग रहा है, पर हरियाणा तो नहीं लग रहा। सिक्किम बिहार होगा? सिक्किम की भी सीमा हटा चली, बिहार की हो रही है। असम अरुणाचल होगा? नहीं भैया। ये होगा उत्तर प्रदेश होता है, पर ये नहीं है, तो आंसर क्या है? बी है भैया, सिक्किम और बिहार, ठीक है जी। और कितने राज्यों से सीमा लगती है इसकी? 5 राज्यों से लगती है नेपाल की सीमा। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, बिहार हो गया, और पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 60 की ओर। 60 में क्या बोला है, 60 को देख लेते हैं भैया। 60 का ठाठ। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है भैया? नाथुल्ला अरुणाचल प्रदेश में है, या लिपुलेख उत्तराखंड में है, या आपका रोहतांग हिमाचल में है, सही बात है, पालघाट दर्रा केरल में है। अब कौन सा सही सुमेलित नहीं है भैया? नाथुला आपका अरुणाचल प्रदेश में भी है? मुझे तो नहीं लग रहा अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला आपका सिक्किम में पड़ता है भाई। कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। नाथुला कहाँ पड़ता है? सिक्किम के अंदर पड़ता है आपका, न कि यहाँ पे अरुणाचल। तो आंसर क्या हो गया? ये हो गया लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, रोहतांग दर्रा हिमाचल में, पालघाट दर्रा केरल में है, ठीक है भाई। चलते हैं प्रश्न नंबर 61 की ओर। 61, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भाई? लुम्बिनी में हुई थी क्या? नहीं तो भाई साहब। कुशीनगर में हुई थी क्या? नहीं तो भाई साहब, कुशीनगर तो उनका महापरिनिर्वाण होता। सारनाथ में हुई थी क्या? नहीं, तो पहला उपदेश दिया था यहाँ तो इन्होंने। बोध गया में हुई थी भाई, बोधि वृक्ष के नीचे, ये बात आपकी ठीक माननी पड़ेगी। अब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है भाई। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। टाइम कितना हो रहा है भाई? 7 तारीख होगी और 2 बज के 12 मिनट रात में वीडियो शूट हो रही है भाई आपके लिए, ठीक है भाई। ध्यान रखना, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहना हम दोस्तों साथ, ठीक है। तो 62 में क्या बोला है? निम्नलिखित में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है भाई साहब? ये आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए भाई, तमिल साहित्य में के प्रश्न आते रहते हैं भाई इसके, ठीक है। इसमें क्या है? मणि मेखले शिल्प पादकारम तोलकाप्यकम जीवक चिंतामणि। भाई ये प्रश्न आपका एसएससी में भी आया हुआ, बता देता हूँ आपको, एसएससी से सीजीएल में, हाँ एसएससी सीजीएल में प्रश्न आया हुआ है, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका क्या है? तोलक का पीएम, तोलक का पीएम है इसका, तोलक का पीएम क्या है? तोलक का पीएम ग्रंथ है, तमिल व्याकरण से संबंधित। और इसकी रचना का श्रेय अगस्त्य ऋषि को जाता है। अगस्त्य ऋषि के शिष्य तोलक का पीयर को दिया जाता है, ठीक है, उन्हीं के नाम पे रखा गया है, ठीक है ना भाई। अब प्रश्न नंबर 63 हम देख लेते हैं। 63 में क्या कहा गया है? 63 में कहा गया है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, क्या थी भैया? विजयनगर साम्राज्य हम्पी थी भैया। क्या थी? हम्पी थी, आपको मालूम होना चाहिए। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन की थी? हरिहर और बुक्का भाइयों ने की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में की थी, ठीक है भाई। चलें 64 पे, चलते हैं 64 पे, चलें, चलो। तो 64 में देख लेते हैं क्या बोला, यहीं पे होनी चाहिए रहो। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था भैया? गांधी और इरविन का समझौता किस वर्ष हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है भैया। इसको दिल्ली से समझौता भी कहते हैं। सरोजिनी नायडू ने इस समझौते को दो महात्मा को मिलन कहा था भैया। दो महात्माओं को मिलन हो रहा है, गांधी जी और इरविन का भैया, ठीक है, इरविन समझौता। अब बोलते हैं भैया 65 पे चलते हैं। वर्ष 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? एयो होम ने स्थापना स्थापना करवाई थी इसकी।
और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, तो पता होना चाहिए आपको भैया। ठीक है। और जो भी इसकी स्थापना आपको पता है 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। ठीक है भाई। और इसका आपको पता है कहाँ कहाँ हुआ था? ये बम्बई में हुआ था पहला दर्शन। किसमें? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। यहाँ भी ध्यान रखना आप। और और अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये बात भी ध्यान रखना आप। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 66 की ओर। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में से एक प्रस्तावना कुल संविधान में एक प्रस्तावना है। कुल 350 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, तो कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी थी अनुसूचियां उस टाइम पे? 8 थी भैया। कितनी थी? 8 अनुसूचियां। ठीक है। अब वर्तमान में कितनी अनुसूचियां भैया? बताओ भाई कितनी अनुसूचियां वर्तमान में? वर्तमान में से आपको मालूम होना चाहिए। अनुसूचियां संख्या 12 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 12 हो चुकी है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 67 की ओर। 67। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? इस पे गोला कर देना। अध्यात्मक सरकार, संसदात्मक, संघात्मक, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये तीनों है, पर अध्यक्ष अध्यात्म। यार अध्यक्ष क्या चलेगी हमारे देश में? हमारे देश में चलती है लोकतंत्र। जनता की। किसकी चलती है? जनता की चलती है हमारे देश में, पर जनता की कहाँ चल रही है? नेता की चल रही है। क्या है इसका आंसर? ये हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 68 हम देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं होगा जब तक कि वो भैया क्या न कर ले। बताइए, सोच बताइए आंसर। ये ऑप्शन आपके पास है, आपके सामने रखे आपके पास ऑप्शन। बताइए भैया, जब तक वो क्या न कर ले। राज स्वयं प्रत्याशी होता है। हाँ भाई, प्रश्न नंबर 68 देखा आपने? प्रश्न नंबर 68 में क्या बोला है? कल पढ़िए ध्यान से। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए योग्य नहीं होता। मतलब कब योग्य नहीं होता? जब वो क्या हो? स्वयं प्रत्याशी हो। प्रत्याशी तो योग्य हो गया भाई फिर तो। राज्य विधानमंडल के में उच्च सदन का सदस्य हो। भाई राज्य विधानमंडल में उच्च सदन हर, पहली बात तो हर राज्य में नहीं होता। अगर इसका सदस्य है, इसे बोलते हैं विधान परिषद। क्या बोलते हैं? विधान परिषद बोलते हैं। अगर इसका सदस्य है तो भाई वो एलिजिबल नहीं होगा। किसके लिए? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, चुनाव में वोट डालने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 देखते हैं। 69 में क्या बोला? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था भैया? बताइए भैया, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। उद्घाटन कब हुआ था? देश संविधान कब कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो गया संविधान पूरे देश में। अब उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को क्या होगा? उद्घाटन भी कर दिया गया उसका। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान वर्णित है। ठीक है, 124 में। और इसके जो न्यायाधीश होता है उसकी आयु कितनी है? 65 वर्ष। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको भाई। अब प्रश्न नंबर 70 को देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा? भाई आयुक्तों का ये नियुक्ति ज्यादातर हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। ठीक है भैया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 71 की ओर। फारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु क्या है? मतलब वाष्प मतलब ऐसा, मतलब जब पानी खोलने लगे, वाष्प बिंदु क्या है? वाष्प बिंदु क्या है उस तापमान पर? इसका 212 फारेनहाइट है। ठीक है भाई। अब चलते हैं 72 पे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? भैया कौन सा रोग कवक के कारण होता है? या दाद होता है, या कोविड-19 होता है, या हैजा होता है, या तपेदिक होता है भैया? कौन सा होता है भैया? अब बताइए आप अच्छे से। भैया बहुत इजी आंसर है, दाद होता है। तो ये तपेदिक किससे होता है? या तपेदिक, हैजा, टाइफाइड वगैरह प्लेग कोष्ठ ये आपके जीवाणु से होते हैं। किससे होते हैं? जीवाणु से होते हैं, टीबी बोलते हैं। अब भैया जो कोविड-19 वो कहते हैं तो भैया, अरे वो तो भैया वायरस से होता है, सब पता है भैया। किससे होता है? वायरस से होता है। ठीक है जी। कौन सा हमारा? ये वाला। और भैया हैजा कहते हुए, भैया हैजा बता दें हम थोड़ा सा। हैजा किससे होता है भैया? हैजा में, चलो आप बता देना मुझे, हैजा किससे होता है? हैजा होता है जीवाणु से। किससे होता है? जीवाणु जनित बीमारी हैजा। ठीक है। और टाइफाइड भी, और तपेदिक भी किससे होता है? ये भी जीवाणु जनित बीमारी है। कोविड-19 वायरस से होता है। ठीक है भाई। प्रश्न नंबर 73 आप देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा CH3OH के एक मोल में परमाणु की संख्या को सही तरह से दर्शाता है? CH3, भाई ये थोड़ा प्रश्न हार्ड है भाई।
ये प्रश्न थोड़ा हार्ड है क्योंकि इसमें मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक मोल है, अब CH3 का अलग, CH का उसका अलग निकालना पड़ेगा, OH का अलग निकालना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी संख्या निकल के आएगी। और इसका आंसर जो किताब में दे रखा था वो 3.6 10 की वो 24। बस घात 24 याद रखनी है। 3.6 24, ठीक है, इसका आंसर ये होगा भाई, ये वाला। 74 देख लेते हैं, 74 में क्या बोला है आपको, विटामिन के का रे दो आसान, के का क्या नाम है विटामिन के का भैया, पता होना चाहिए आपको विटामिन के का क्या नाम है। विटामिन के का नाम है भैया फाइलोक्लोविनोन, फाइलोक्लोविनोन है इसका नाम। आपको बाकी तो पता होगा, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को, रेटिनॉल बोलते हैं विटामिन ए गाजर को, विटामिन ए मतलब, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं कैल्शियम विटामिन डी में पाया जाता है, विटामिन ई को बोलते हैं टेकोफेरॉल, और विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन। ये आपको पता होना चाहिए भैया। और विटामिन के स्रोत बताऊं क्या है, किसमें पाई जाती है, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाई जाती है, टमाटर अंडा सोयाबीन इत्यादि में आपकी विटामिन ये पाई जाती है। अब आ गया भाई आपका सबसे आखिरी प्रश्न इस सेट का, आखिरी प्रश्न आ गया है, तो हम इसे देखते हैं। विव गौर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है, मतलब प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम है बिल्कुल, प्रकाश की पूछे, प्रकाश की ऊर्जा कहते हैं कि लाल रंग की न्यूनतम होगी, प्रकाश की ऊर्जा बहुत कम, ठीक है। अब भैया, अब इसमें क्या पूछा, अगर आप वर्धनांक पूछ ले किसका ज्यादा होता है, तो बैंगनी का होता है, सब बताया था भाई। और बैंगनी प्रकाश में सबसे अधिक ऊर्जा भी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और और सबसे कम अगर तरंग दैर्घ्य पूछ ले तब किसकी होती है, सबसे अगर व्यवहार में बैंगनी का होता है, उसमें तरंग दैर्घ्य पूछे तो बैंगनी की होती है सबसे कम, सबसे ज्यादा लाल की हो जाएगी तरंग दैर्घ्य की बात हो तो, पर बात हो रही है उसमें किसकी, ऊर्जा की, तो अरे लाल हो जाएगा ऊर्जा सबसे, तो बैंगनी में होगी, ठीक है भाई। ये आपको मालूम होने चाहिए थे। उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और जबरदस्त आपको मजा आया होगा, और आपको सारे प्रश्न याद हो भी गए होंगे मेरे हिसाब से तो भाई। इसमें भाई मैंने दोनों चीज करवा दी एक साथ आपकी, हिंदी भी GK भी, मतलब 75 क्वेश्चन, 50% करवा दिया है। इसी प्रकार से सेट हम करवाते रहेंगे, आप देखते रहेंगे, आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है भाई साहब। मैथ तो आप आते ही होगा, मैथ में कुछ है नहीं, कुछ नहीं है मैथ में यार, बस थोड़ा प्रैक्टिस कर लो थोड़ा, वही सामने चीज रखी होती है, बस आंसर लिखाना, ठीक है भाई। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इसी सेट को लेकर आएंगे, अब इसका सेट नंबर 2 लेकर आएंगे, ठीक है भाई। धन्यवाद।